नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स टीवी, आपकी आवाज़। और ये हमारी खास पेशकश, हमसे है हिंदुस्तान। हमसे है हिंदुस्तान। हम अपने इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं कहानियां उन किरदारों की जो छोटी जगहों से निकलकर, चुनौतियों की आंच में तपकर, मुश्किलों से लड़कर अपने लिए एक खास और अलग पहचान बनाई। उसने गांव से हाई स्कूल पास करने के बाद गांव के पास ही एक बड़े कस्बे में एक छोटा कमरा किराए पे लिया। जानते हैं उस कमरे का किराया कितना था? 15 रुपया महीना। जब वो गांव से कस्बे की तरफ निकला तो माँ ने कुछ जरूरी सामान दिए, जिसमें कि आटा रखने का पीपा, चकला, बेलन, कुछ कटोरियाँ, चम्मच। साथ में उस बालक के पास था उसके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट की किताबें, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। जानते हैं इस बच्चे की पढ़ाई के लिए इन सब व्यवस्थाओं में माँ को क्या करना पड़ा? आप जानने को बेताब होंगे ना कि माँ ने बेटे की खातिर क्या किया। चलिए आज वो बेटा बड़ा हो गया है और कामयाब भी। बेटे से ही पूछते हैं तब माँ ने क्या किया था। सलाम करता हूं और स्वागत करता हूं आज के इस खास शो हमसे है हिंदुस्तान में भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व अधिकारी और पूर्व पुलिस अधिकारी उमेद सिंह उदावत का। आप राजस्थान के पाली जिले के जेतारण के पास एक छोटे से गांव से आते हैं और वहीं से न्यूयॉर्क तक की इनकी यात्रा का पूरा सफ़र आज हम उनके साथ करेंगे। जब आपने हाई स्कूल क्लियर किया और उसके बाद जब आप पहली बार बाहर कहीं पढ़ने के लिए कमरे के लिए, जानना ही चाहता हूँ कि उस वक्त माँ ने जो आपके लिए पहला स्टेप उठाया था वो क्या था? 80 का दशक था और जो गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की सोच ये थी कि विकास की संभावनाएं खेती में छिपी हुई है, तो वो शिक्षा को बहुत छोटे स्तर पर आंकते थे। मेरी जो माताश्री थी उनको उनके अवचेतन मन में ये था कि शिक्षा जो आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण होगी। गांव से जब कस्बे में गए थे पढ़ने के लिए, तब माँ ने कोई सैक्रिफाइस किया था? 6 सिस्टर्स की शादी हो गई थी, तो उस शादी में भी लंबा चौड़ा खर्च होता है और उसके बाद में परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियों की कैश फ्लो बहुत कम हो गया, आय कम हो गई, तो उसके लिए फीस की जरूरत पड़ी। उस वक्त करीब 300 रुपये की जरूरत पड़ी फीस की, तो पैसे हमारे घर में थे नहीं। तो मेरे फादर की इच्छा थी मैं खेती करूँ, वो सोचते हुए खेती में अच्छा, मेरा ओरिएंटेशन खेती का नहीं था, पढ़ाई का ज़्यादा था। तो मेरी मदर को ये चीज़ पता थी, माँ ज़्यादा समझती है बच्चे को। हमारे आसपास पड़ोस में अच्छे लोगों से पैसे मांगे, उनके पास पैसे थे नहीं। गहना एक ऐसी चीज़ जो ज़मीन बेचने से पहले गहना सामने आता है कि गहना रहन रख दिया जाए, गहना बेचेगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है गहने रख दो। तो मेरे साथ ही मदन जी जैन डागा जी थे, वो पढ़ते थे, उनकी किराने की दुकान थी। उनके पिताजी जो थे नाम में दीप जी डागा, उनके पास मैं गया, मैं कहा यार मेरे पैसे चाहिए मुझे थोड़ा पढ़े स्कूल के एडमिशन के लिए। उन्होंने कहा मैं पैसे तो देंगे लेकिन थोड़ी सी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। तो गारंटी में फिर मैं मेरी मदर की रखड़ी, सोने की रखड़ी थी, वो सोने की रखड़ी में 8-10 ग्राम सोना होता है, तो उस वक्त सोना इतना महंगा नहीं था। उन्होंने कहा एक चीज़ और भी ला के देनी पड़ी थी, कंठी जो थी मेरी मदर की। तो आप रखड़ी और कंठी जब खुलती है तो चेहरा क्या हो सकता है आप समझ सकते हो कि एक औरत का लुक जो सुहागिन, अगर 2 चीज़ें, तो वो चीज़ जब मैं उनके से उतरवा के, अरे हमारा मकसद बिल्कुल आपको भावुक करना नहीं था, बस हम वही जानना चाहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके और जब खड़े होते हैं, तो खैर आप बहुत भावुक हो रहे हैं, मैं बात को थोड़ा सा बदलता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि माँ के लिए आपका जो इमोशंस हैं जो आपने लिखा है, तो जब इन सब बातों के बाद जब आप पहली बार जब कॉलेज जा रहे थे, तो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे कि सारे? देखिए मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े कस्बे को देखा था, मैं ब्यावर देखा था। मेरी उम्र थी करीब 17-18 साल की, तो अच्छा सा कस्बा था। तो एक बार उस कस्बे के तिलस में मैं पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे कोई अपने देश की सीमा छोड़ के बाहर आ गया। गाँव जेतारण तक, जेतारण भी अच्छा कस्बा था, ब्यावर उससे थोड़ा बड़ा था, तो उसने मुझे आकर्षित किया। वहाँ की कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज थी, वो कस्बे से थोड़ी बाहर आई हुई थी। पहले मैं सबसे पहला काम मैंने किया कि कॉलेज देख के आया, मुझे कॉलेज बड़ा अच्छा लगा। कॉलेज में कैंटीन थी, बड़ा पूरा कैंपस बना हुआ था, बहुत सारे एडमिशन हो रहे थे। तो जो उस कस्बे के लोग मुझे शहरी लग रहे थे, तो अपने अच्छे अलग परिधानों में, जो मैं पहनता उससे बिल्कुल अलग कपड़ों में अपने एडमिशन के लिए वो आ रहे थे। कुछ लोग स्कूटर थे, तो स्कूटर उस वक्त बहुत बड़ी लग्जरी थी। मैंने उनको स्कूटर पर देखा,
अपने हम उम्र लोगों में से स्कूटर भी चलाते लोग। 80s के बाद में जब 81 आपने जब पहला ही बार जब वहाँ से दिल्ली की तरफ सफ़र किया अपनी पहले जॉब को लेकर, उस वक्त क्या था कि जब आप तो गांव से ब्यावर आए उसमें भी आपको बहुत बड़ा लग रहा था और अब तो दिल्ली जाना था? मेरा विषय था अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान, 3 तरह के विषय। तो मैं अंग्रेजी साहित्य में मेरी काफ़ी अभिरुचि थी, तो मैंने सोचा कि एक बार पीजी में एडमिशन लूँ गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में जाके। लेकिन उस वक्त आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पीजी में अजमेर में जाकर एडमिशन लूँ। तो ब्यावर में रह के मैंने सोचा क्यों नहीं हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। 6 महीने का खर्चा ही था। मेरी मदर ने बोला कि 6 महीने तक का अगर आप ब्यावर रहते हो तो जो कमरा किराया वगैरह लोगे 6 महीने, तो उसके बाद पैसे नहीं। तो मेरे सामने 2 ही विकल्प थे कि या तो मैं प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू किसी सरकारी सेवा में जाऊँ या फिर गाँव जाके खेती करूँ। पहला इंटरव्यू मेरा LIC में हुआ, तो उसका मेरा सिलेक्शन हो गया। इस बीच में LIC में ज्वाइन करने दिल्ली चला गया। फिर बाद में जब आप LIC की नौकरी करने के बाद में पिताजी की इच्छा थी कि आप पुलिस में भी आए, तो आप फिर पुलिस में भी आए? हाँ, मैं दिल्ली गया तो दिल्ली की जो LIC की सर्विस है वो काफ़ी अच्छी थी। LIC में हमारा ट्रेनिंग सेंटर था वो दिल्ली का हार्ट पे था, कनाट प्लेस पे था। और दिल्ली को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिल्ली एक बड़ा शहर है, देश की राजधानी थी। तो मैं थोड़ा सा वो जॉब भी मुझे अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है आर्मी फोर्सेज में जाओ। मैं भी 2nd वर्ल्ड वार में लड़ा हुआ हूँ। मेरी इच्छा है कि आप फोर्सेज जो यूनिफॉर्म पहनो और आपके अंदर रेजिमेंटेशन आना चाहिए और आपके अंदर वो शक्ति आनी चाहिए, योद्धा वाला। तो पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब कॉल आया मेरे को यूनिफॉर्म भी पहननी चाहिए। कि जब माँ की पहली बार बोर्डी और कंठी उतरी तो एक अजीब सा आपको लग रहा था, लेकिन जब आपने अपनी पहली पगार में माँ के लिए वापस कुछ गहना खरीदा तो उस वक्त माँ ने भी कुछ ऐसे ही भावुक अल्फाज आपको कहे होंगे? देखिए, मेरी मदर को ऐसे कोई पैसे से इतना लगाव तो था नहीं। बेसिकली गहना हर स्त्री को अच्छा लगता है। गहना उसका सबसे अच्छा, जो गहने से जो सौंदर्य और नारी के बीच का एक रिश्ता है ना, तो वो उसके बीच में तो मैं आ ही चुका था। वो मैंने एंड इंसिडेंटली क्या हुआ कि उसके ठीक 4 मैंने जो फीस जमा करी थी उसके ठीक 4 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं जुलाई में एडमिशन लिया, दिसंबर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर को ये लग रहा था कि वो रखड़ी खोलने के कारण वो जो सुहाग, तो वो एक जब मैं वो जो सैलरी में लेके आया उनके हाथ में, तो मेरी इच्छा थी कि भाई कम से कम चूड़ी पहन लो। तब तक उनके हाथ सुने हो गए थे, सभी सुने। वो मेरे फादर की डेथ के बाद जिसकी विडोज़ पहनती है ना गहना, तो मैं जब पहली पगार जो सैलरी में अपनी लेके आया था 500 रुपये थी वो, तो मैं ये चाह रहा था कि वो अपनी चूड़ियाँ बनवा लें। तो चूड़ियाँ, उनके लिए चूड़ियों का उस वक्त इतना महत्व नहीं था। तो कहने लगे चूड़ियाँ पहन के मैं क्या करूँगी, चूड़ियाँ तो अब रही नहीं, चूड़ी पहनने का कोई औचित्य भी नहीं रहा। तो उन्होंने उस पैसे उनके लिए मायने रखने, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती, हमारे गाँव में एक अंधराज सुनार था पीछे उनकी दुकान में, उनके पास गया। मैं कह यार आप ये चूड़ियाँ बनाओ, और तो उनके नाप उनके पास था ही, सुनारों के पास रहता है। तो वो चूड़ियाँ मैंने जाके ऑर्डर किया और एक डिज़ाइन मैंने उनको बताया प्लेन सा, वो चूड़ियाँ लेके आए मेरी मदर को दी। तो बड़ी मुश्किल से पहनी मेरे आगरा पर। लेकिन जब आप पुलिस की नौकरी में भी आए, 20 साल यहाँ पे भी नौकरी करी, उसके बाद एकदम से यू टर्न लिया और आप तो गोल्ड के बिजनेस में और आभूषण डिज़ाइन में और इन सब में आ गए। तो ये परिवर्तन एकदम कैसे? देखिए, पुलिस के करियर में 20 साल तक रहा मैं, और मैंने पुलिस की नौकरी को बहुत नीचे के तबके से शुरू किया। नीचे के तबके में से बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ की जो सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा नीचे होता है उसमें बहुत लोगों का भार पड़ा रहता है। 20 साल उसको एक एक चीज़ देखा मैंने। पॉलिटिकल जो राजनीतिक गलियारे उनको भी अच्छी तरह से देखा, बहुत सारी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, एक आम नागरिक की हैसियत से, एक पुलिस अफसर की हैसियत से भी। तो 20 साल तक मैं कोटा में भी रहा, बहुत सारे दंगे देखे मैंने, बहुत सारा खून खच्चर, कर्फ्यू वगैरह ये देखा, चोर उच्चके लुच्चे लफंगे डकैतियाँ वगैरह सब देखी। समाज से आते हैं, आदमी नहीं बनता है, ये सब चीज़ें मैंने देखी। इससे ऊपर महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रशासन की मजबूरियाँ, दोनों को हमने लंबे टाइम तक समझा। और मैंने काफ़ी कोविड ऑपरेशंस किए पुलिस के अंदर। पंजाब में जो मिलिटेंसी थी उस पर काम किया, कश्मीर की मिलिटेंसी पे काम किया। बहुत सारे जो हमारे राह भटके युवा थे जो टेररिज्म में आ जाते हैं, तो इस तरह का एक स्टेडियम पे बम विस्फोट हुआ था 26 जनवरी पे 95 या 96 में। उसका यहाँ जयपुर, उसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा मैं। फिर राजस्थान में जब वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम, जब बहुत ज़्यादा वेव्स आई, उसमें प्रेशर पड़ा, और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जब क्राइम शिफ्ट होकर राजस्थान में आया, तो उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया। जो सिंडिकेट्स बन चुकी थी, क्राइम सिंडिकेट्स बन चुकी थी। मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था वो जो वापस राजस्थान में आ रहा था,
उससे रिलेटेड क्राइम पे काफ़ी काम किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम किया। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि मेरे पास जो मेरा गिवन एरिया था उसी में ऑर्गेनाइज क्राइम जब जहाँ कहीं भी कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन था, जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत थी, उसमें मैंने अपने बियॉन्ड द रैंक जाके, जहाँ पे सीएम की स्टेक्स लगी हुई थी, बियॉन्ड द रैंक जाके और थोड़ा सा प्लानिंग कर, मैं टेक्नोलॉजी को काम में लेता था हमेशा। मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी को, सेल जोन लोकेशंस को मैं 97-98 में समझ चुका था कि एक पर्टिकुलर सेल जोन में अगर बंदा रहता तो ये एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो वहाँ पे था, और वो टाइमिंग्स का और क्राइम में और उनकी लोकेशंस को या उसका इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की जो पूरी जो डेटा है उसको एनालाइज करके आप सर्टन इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके बेस पे काफ़ी अच्छे ऑपरेशन किए थे पुलिस में। फिर ये आप विदेशों तक आप गए अपने उस ज्वेलरी डिज़ाइन को लेकर, और सारा थोड़ा सा संक्षिप्त में वो भी बताएं कि आपकी डिज़ाइन दूसरे मुल्कों में किस तरह से और कब और क्यों पसंद की जाने लगी। आप यूँ कह लें कि मैं थोड़ा सा सौंदर्य बोध था मेरे में, सृजनात्मकता थी, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे आप जैसे चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, तो आप समझ लीजिए कि बचपन में जब नृत्य के प्रति रुझान पैदा, नृत्य, आभूषण, श्रृंगार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने जेम्स को समझा, तो जेम्स को मैं जब समझने लगा तो मुझे लगा कि ये जेम्स जो है वो एक नेचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हज़ारों लाखों साल के में जब सेडिमेंटेशन या कोई चीज़ें लावा जमता है तो वो चीज़ें क्रिस्टलोग्राफी होकर सामने आती है। तो मुझे वो एक चीज़ बहुत नेचुरल लगी, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उस चीज़ ने, मतलब काफ़ी अट्रैक्ट किया उसने। वो चीज़ें मैंने बनाई और जब हाथ में लेके तो मुझे फील ऐसा लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ है, तो उससे एक मोटिवेशन आया कि मैं ये काम भी शायद मैं कर सकूं या कर लूं, ऐसा एक विचार आया था। उसमें आपने स्टार्ट किया बेसिकली क्या था कि पुलिस कैरियर में मेरे को 20 साल हो चुके थे, तो मैंने एक लास्ट एक कोविड ऑपरेशन किया था पुलिस कैरियर में, किया। किडनैपिंग हो गई थी जयपुर के अंदर। सुमेधा दुर्लभ जी, रश्मिकांत जी, जो दुर्लभ जी यहाँ के प्रख्यात अच्छे व्यवसायी रहे हुए, जोहरी रहे हुए, उनकी पत्नी का कोई अपहरण हो गया था। तो उस केस को जब उससे पहले मैं यूएन मिशन में भी गया था, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी किया गया था, तो वहाँ पे काफ़ी मेरे को टेक्नोलॉजी वाइज और जो मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तो ये इंसिडेंट आ गया तो उसको मैंने उसको सॉर्ट आउट किया था, उनको रेस्क्यू भी करवाया था। उसको करने के बाद में फिर पुलिस के बहुत सारी ऐसी घटनाएं 20 साल में घटित होती थी, तो मुझे हमेशा लगता रहा कि यार ये मेरी जगह ये तो नहीं, ये मेरी जगह नहीं। मतलब कई जगह ऐसी मजबूरियाँ होती है कि आप जो करना चाह रहे हो, जो लोकहित में करना चाहिए वो करना चाह रहे हो, वो कर नहीं पा रहे हो, आपके हाथ पीछे बंद है। तो मुझे लगा कि जीवन, वो मेरी उम्र भी 42 साल की हो गई थी, मैं कहा ठीक है, प्राइम यूथ मैंने यूनिफॉर्म को दे दिया, अब जो बाकी का पकाव जिंदगी का वो सृजनात्मकता को दिया जाए। तो मैंने आभूषण व्यवसाय को अपना, एक जयपुर में रहते मुझे लगा कि ये एक अच्छा एक ओरिएंटेशन है, अगर उसको अडॉप्ट करें लेटर लाइफ के लिए, तो फिर मैं इधर प्रवृत्त हुआ इस व्यवसाय की तरफ। और इस व्यवसाय की बारीकियों को भी मैंने काफ़ी समझा। आप ये समझ लीजिए कि विश्वस्तरीय जो आभूषण निर्माण है वो कैसे किया जाए, इसका मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट की आप बात करें दुबई, बहरीन, आपका स्विट्ज़रलैंड में जो बाजल का शो होता है, इटली के अंदर जो विचेंजा का शो होता है, अमेरिका में लास वेगस का जो शो होता है, वहाँ पे जो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, वो आपके गंभीर किस्म के जो सौंदर्य और आभूषण के निर्माता, जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो आभूषण जिस तरह के काम है, तो वो जो रचनात्मकता और जो गुणवत्ता है आभूषणों की, उसको मैंने वहाँ, मुझे ऐसा मौका मिला, एक मैंने कंपनी ज्वाइन कर दी थी द्वारका जेम्स लिमिटेड, तो वहाँ पे नौकरी करते हुए मैंने वो अनुभव लिया कि ज्वेलरी की क्रिटिकलिटीज़ क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड क्या चीज़ें, डिज़ाइनिंग के क्या इश्यूज़, वो मैंने सीखे और व्यापार भी किया उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी उस व्यापार को। तो मैंने इंटरनेशनल इंटरफेस पे ज्वेलरी को परसीव किया और उसको समझने के बाद में फिर मैं डोमेस्टिक में डाइवर्ट हुआ। अब मैं जयपुर में डिज़ाइन स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट पे डिज़ाइन करता हूँ, ज्वेलरी बनाता हूँ। कहाँ आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी जयपुर में हुई थी 1984 में। माल सिंह जी तंवर साहब हैं, वो रहने वाले झलरा गाँव के,
वो यहाँ विराजते हैं बनी पार्क में। तो उनकी सुपुत्री है बसंत कंवर, उनसे क्या लगता है कि एक नई पीढ़ी को अगर आपसे सीखना चाहिए तो किस तरह से वो देखें कि अगर वो कोई ग्रामीण परिवेश से आएँ या विषम परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत हो और एक कामयाबी तक जाना हो, तो क्या लगता है कि क्या मुख्य ध्येय बना लें आज का युवा अगर कामयाब होना है तो? सबसे बड़ी बात तो है कि हम जो सपने पालते हैं अव्वल लाने के, कि हमें अव्वल आना है या फर्स्ट डिवीज़न आना है, फर्स्ट रैंक पे जाना है ना, वो जो एक अव्वल लाने की जो होड़ मची समाज में है ना, काबिल बनना है, बस सिंपल। छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं वो आप, और काबिल बनने के लिए का रास्ता ज्ञान है, और ज्ञान का रास्ता उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, कारणों में जाना। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो युवा है चाहे गांव में, और आप लोग बहुत भाग्यशाली, आज का युवा बहुत भाग्यशाली है कि हम एक डिजिटल रिवोल्यूशन के समय में जी रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है आज के तारीख में। आप वर्चुअल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप दुनिया की किसी भी इन्फॉर्मेशन को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे जाके समझ सकते हैं। तो ज्ञान के बहुत सारे रास्ते खुले। अपना विवेक, ज्ञान और तर्क उसको कभी मरने नहीं दें, उसमें ताजगी रखें और अपने नर्व्स को स्पार्क रखें, स्पार्क किए रखें। तब माँ ने अपना बोर्डली कंठी और चूड़ियाँ क्या गिरवी रखी, वो बेटा पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय के बाद भी उसे नहीं भूला। आज वो बच्चा जब एक कामयाब इंसान है और दुनिया के कई मुल्कों में ज्वेलरी डिज़ाइन में उनका क्रिएशन अपनी एक अलग पहचान रखता है, बावजूद वो बच्चा आज भी जब कोई आभूषण बनाता है तो उसमें अपनी माँ की छवि को जरूर देखता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतना ही नहीं, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे ही कामयाब कहानियां हैं तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नमस्कार। हमसे है हिंदुस्तान।